स्वास्तिका अंजलि और बच्चों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर चुकी थी, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। उसे पता था कि ये खबर अगर गौतम को पता चली, तो वो जिस काम को करने के लिए गया था, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उधर गुड़गांव में गौतम बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था कि कैसे भी अंजलि या स्वास्तिका का फोन आ जाए और उनके सही सलामत होने की खबर मिल जाए। बहुत घंटों तक पता ना चलने पर गौतम स्वास्तिका को फोन करता है और कहता है, स्वास्तिका, व्हाट हैपेंड? अंजलि और बच्चे ठीक है ना? स्वास्तिका के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। वो अंजलि को ढूंढने में अब तक नाकाम रही है। फिर भी गौतम को बताती है, कई जगह ढूंढ लिया, लेकिन उन तीनों की लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। मैंने और भी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया है। ये सुनते ही गौतम की चिंता और बढ़ जाती है। उसके दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तीनों को किडनैप कर लिया हो? ऐसे तमाम ख्याल उसको तकलीफ देने लगते हैं। गौतम तुरंत रिया को कॉल लगाता है। रिया अभी हैप्पी मूड में थी। वो अंजलि को घर से बाहर करने की अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। रिंग सुनते ही वो रिएक्ट करती है और कहती है, नॉट दिस टाइम, आई एम इन अ पार्टी मूड। लेकिन फोन पर गौतम का नाम देखते ही वो खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करती है और कॉल पिक करती है। हाय बेबी, आई वाज मिसिंग यू ओनली। गौतम का मूड रिया की प्यारी बातों का जवाब नहीं देता है। वो डायरेक्ट अंजलि के बारे में पूछता है। ओके, डू यू नो वेयर अंजलि इज? रिया ये सुनते ही शॉक हो जाती है। जैसे गौतम के सवाल से उसका सारा नशा उतरने वाला ही है, क्योंकि अभी गौतम को अंजलि को घर से बाहर कर देने की बात रिया और लता देवी ने नहीं बताई है। फिर भी रिया अनजान बनते हुए कहती है, आई डोंट नो बेबी, शायद गई होगी अपने किसी काम से, मुझे बताकर थोड़ी कहीं जाएगी। गौतम को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। ओके, आई कॉल यू बैक। इतना कहकर वो रिया के कुछ और कहने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन रिया गौतम की कैजुअल बातों से अंदाजा लगा लेती है कि उसे नहीं पता है कि अंजलि घर छोड़कर जा चुकी है। गौतम की परेशानी कंटिन्यू रहती है। अंजलि और बच्चों की कोई खबर ना मिलने के बाद गौतम अपने मिशन को बीच में ही रोककर जयपुर वापस जाने की प्लानिंग करता है। उसे यहाँ आकर इतना तो पता चल गया है कि जो भी लोग अंजलि के पीछे पड़े हैं, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जरूरी था कि पहले अंजलि को सेफ रखा जाए और हो सके तो किसी भी तरह से अंजलि को उनकी नजर में न आने दिया जाए। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा यही बातें सोच रहा था कि तभी गौतम से कुछ दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति, जो दिखने में थोड़ा संदिग्ध लग रहा है और जिसकी उम्र 30-35 के बीच में है, गौतम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए गौतम पॉकेट से अपना आईडी प्रूफ निकालता है और अपना बैग उठाता है। तभी वो संदिग्ध आदमी गौतम की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उस आदमी का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। वो अपना फोन पिक करता है। दूसरी तरफ का कॉलर, जिसकी आवाज काफी भारी है, उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, बहुत ध्यान से काम करना, हमारे सर्कल का ना होते हुए भी बहुत शातिर है वो। उसकी बात सुनकर संदिग्ध आदमी भी अपनी प्रतिक्रिया देता है और बोलता है, यस सर, मेरे सामने ही है वो। मानो गौतम के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी है। कॉलर भी अपनी बात को कंप्लीट करते हुए आगे कहता है, दैट्स गुड, एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले उसे इंजेक्ट कर दो। इसके बाद वो भी हमारे ह्यूमन ट्रायल का पार्ट बन जाएगा। बच्चा तो ठीक, नहीं तो खुद ही कुछ सालों में मर जाएगा। इधर से वो संदिग्ध आदमी गौतम के क्लोज जाते जाते उससे कहता है, ओके सर, आपका काम होने जा रहा है। वो गौतम की तरफ आगे बढ़ता है। गौतम रुक जाता है, जिससे वो संदिग्ध आदमी थोड़ा और चौकन्ना हो जाता है। गौतम फोन निकालता है और अंजलि को एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले एक बार फिर से कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर रिया और लता देवी घर पे जश्न मना रही थी। अंजलि के घर छोड़कर जाते ही इनके जीवन के जैसे सारे दुख दूर हो गए हैं। नौकरों को ऑर्डर दे देकर पनीर के पकौड़े, गाजर का हलवा, काजू कतली जैसे न जाने कैसे कैसे स्वादिष्ट खाने की चीजें बनवाकर
रिया और लता देवी जीवन का बेहतरीन लुत्फ उठा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन्हें अंजलि से संपूर्ण आजादी मिल गई थी। रिया और लता देवी की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। चाय और पनीर का पकोड़ा खाते समय रिया लता देवी से अपनी खुशी जाहिर करती है। मान गए मम्मी जी कि जिस काम में मैं हर तरफ से दिमाग लगा रही थी और फेल हो रही थी, आपके प्लान ने तो उसको एक झटके में ही घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। आप पर तो वो कहावत बहुत फिट होती है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। आपका सांप वाला आइडिया तो सच में कमाल का ही था मम्मी जी। रिया के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लता दीदी बहुत स्पेशल फील कर रही है। वो मुस्कुराते हुए रिया को रिस्पॉन्ड करती है। अपने घर की खुशी के लिए, बहू की खुशी के लिए तो ये कुछ भी नहीं था। सच कहूं तो तुम्हारा दुख मुझसे देखा ना जाता था। तुमने इतने प्रयास किए उसे घर से बाहर निकालने के लिए, तो मैंने सोचा एक कोशिश मैं भी करके देख लूं। रिया इस समय लता देवी की पूरी तरह से भक्त बन चुकी है। वो देखती है कि हाथ में पहनी हुई लता देवी की एक रिंग थोड़ी पुरानी दिख रही है, जिसे देखकर वो कहती है, आप कमाल हो, आप जैसा कोई नहीं। लेकिन इतनी बड़ी एम्पायर की मालकिन होते हुए आपने इतनी पुरानी रिंग क्यों पहनी हुई है? मैं कल ही आपको एक नई रिंग लाकर दूंगी। लता देवी रिया से मिलने वाले अटेंशन से पूरी नहीं समा रही थी। वो और केयर दिखाते हुए कहती है, रहने दो, मुझे रिंग पसंद है, वो सब छोड़ो। लेकिन अभी तुम्हें गौतम के लिए एक अच्छी बीवी बनना होगा। उसकी पसंद नापसंद को समझना होगा, ध्यान देना होगा, ताकि पूरा अटेंशन तुम्हें मिल जाए। रिया ऑलरेडी गौतम के साथ अपने आगे के फ्यूचर के बारे में इमेजिन करके गदगद होते हुए बोलती है, आप वो सब मुझ पर छोड़ दो मम्मी जी। अब गौतम आंखें खोलेगा तो भी मैं, बंद करेगा तो भी मैं। उसके हर तरफ सिर्फ रिया ही रिया होगी। अब मैं वापस जाने देने वाली मैं उसे अंजलि के पास। अंजलि का नाम सुनते ही लता देवी का फेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो तुरंत रिएक्ट करती है, ओहो, किस मनहूस का नाम ले लिया। पूरे पकोड़े का स्वाद बेस्वाद हो गया। उसका तो नाम सुनकर मेरी पूजा की अगरबत्ती भी बुझ जाए। पता नहीं गौतम क्यों उस घटिया औरत के लिए परेशान घूमता रहता है। न जाने कहाँ मुंह काला करवाया और बच्चे जन्म दिए उसने। रिया लता देवी की बातों को सुनकर सिर्फ हंसी जा रही थी। वो कहती है, अरे शांत मम्मी जी शांत, आपका बीपी ना बढ़ जाए। लता देवी भी आज सारी भड़ास निकालने के मूड में ही है। बस बहू, मुझे बोले तो आज घर तबाह कर दिया था उस मनहूस ने। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे और उसके बच्चे की शक्ल एक जैसी कैसे है। ये सुनते ही चाय पी रही रिया को खांसी आनी शुरू हो जाती है। उसकी सारी हंसी रुक जाती है। लता देवी उसकी पीठ रब करती है, उसकी खांसी नॉर्मल हो जाती है। रिया लता देवी की बात का जवाब नहीं दे पाती, बस सोच में पड़ जाती है। आज बहुत दिनों के बाद रिया ऑफिस में आई है। रिया के बिहेवियर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बदलाव भी है। उससे ऑफिस में जो भी मिल रहा है वो उसको स्माइल पास कर रही है। एम्प्लॉयज की गुड मॉर्निंग का जवाब दे रही है। काम करने वाले लोग भी शॉक थे और रिया के इस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, आज रिया मैडम हमें से किसी को डांट लगाने के बजाय स्माइल पास कर रही हैं। तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है, देखो कब तक ऐसी रहती है मैम। तभी प्रभाकरण उनके सामने आ जाता है और रिएक्ट करता है, गुड फॉर द कंपनी एंड फॉर अस आल्सो। इतने में ही प्रभाकरण के पास रिया का कॉल आ जाता है। वो फोन पिक करता है, यस मैम आई एम कमिंग। उसके कोलीग्स हंसते हुए उसे जाने का इशारा करते हैं। प्रभाकरण कुछ फाइल्स अपने डेस्क से उठाता है और रिया की केबिन की तरफ बढ़ता है। केबिन में रिया अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर पर कुछ फोल्डर्स चेक कर रही थी। तभी प्रभाकरण केबिन में एंटर करता है, गुड मॉर्निंग मैम। रिया भी उसको रिवर्ट करती है, वेरी गुड मॉर्निंग। ढींगरा ग्रुप की डिटेल्स वाली फाइल साइन करने के लिए लाए हो ना? प्रभाकरण को लगता है आज रिया काम के मूड में है। वो जवाब देता है, यस मैम, साइन करने वाली जगह पर मैंने टिक कर दिया है। प्रभाकरण फाइल्स को रिया के डेस्क पर रखता है। रिया सामने रखा एक ब्लू पेन उठाती है और साइन करना शुरू करती है। और साइन करते करते प्रभाकरण से कहती है, तुम्हें तो पता ही है, जब से उस अंजलि का जाना हुआ है घर में खुशियों का माहौल है।
और कल मम्मी जी की एक बात ने मुझे और सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रभाकरण भी रिया की खुशियों में शामिल है और उसकी बात को एक्साइटेड होकर सुन रहा है। वाह मैम, कौन सी बात? रिया बहुत उत्सुकता से इवल स्माइल के साथ अपनी बात को आगे कंटिन्यू करती है। अंजलि जब इस घर से 6 साल पहले गई थी, तब वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी, लेकिन इस घर से जाने के कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मेरे दिमाग में अभी तक क्यों नहीं आई? प्रभाकरण रिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, यानी कि रिया उसकी बात को बीच में रोक कर कहती है, वही तो, यानी कि ये जरूरी नहीं कि वो बच्चे गौतम के हों, दोनों किसी और के बच्चे भी तो हो सकते हैं। रिया की इस बात ने प्रभाकरण को सोच में डाल दिया। तो फिर आगे हमें क्या करना चाहिए? रिया ने अगली चाल सोच ली है और प्रभाकरण को बताती है, सच बाहर लाने के लिए और अंजलि को बेनकाब करने के लिए कैसे भी गौतम और बच्चों का डीएनए टेस्ट कराना होगा। इधर स्वास्तिका ने भी गौतम की टेंशन ज्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से अंजलि के घर छोड़ने की बात नहीं बताई है। अपने कई सोर्सेज से जब उसे अंजलि और बच्चों के बारे में पता नहीं चलता है, तो वो गौतम को कॉल लगाती है। गौतम एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर क्यू में लगा हुआ है। जैसे ही उसका फोन रिंग होता है, वो तुरंत ही अपने पॉकेट से फोन निकालता है। फोन पर स्वास्तिका का कॉल देखकर वो तुरंत पिक करता है। यस स्वास्तिका, प्लीज टेल मी यू हैव अ गुड न्यूज। स्वास्तिका को आखिर में गौतम को अंजलि के नाम मिलने का सच बताना ही पड़ता है। आई एम सॉरी गौतम, मैंने अंजलि और बच्चों को होटल, ऑफिस और अपनी कई सारी सोर्सेस की हेल्प से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। गौतम, ऐसा तो नहीं अंजलि और बच्चों को ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने किडनैप कर लिया हो? स्वास्तिका की बात सुनते सुनते वो क्यों छोड़कर बाहर आ चुका है। उसके होश उड़ चुके हैं। वो साइड में खड़ा होता है, तभी पीछे से वो संदिग्ध आदमी जो लगातार गौतम पर नजरें गड़ाए हुए है, हाथ में इंजेक्शन को टाइटली पकड़ता है और गौतम की तरफ बढ़ता है, उसके पास पहुंचता है और क्या गौतम की जान को खतरा है? रिया अंजलि को फंसा ले है, पॉकेट एजेंट कौन? गौतम के दिमाग में अंजलि और बच्चों के बारे में सोच सोच कर कई बुरे ख्याल घूम रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे अपनी ओर बढ़ती हुई मौत की आहट भी नहीं हुई। वो गुंडा इंजेक्शन में मौत भरकर धीरे धीरे गौतम के करीब आ रहा था। उस गुंडे के हाथ में मौत थी, फिर भी उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे अपने बॉस की नजरों में हीरो बनना था आज। वो गौतम के एकदम करीब पहुंच गया। उसने इंजेक्शन का निशाना गौतम के हाथ पर साथ रखा था। उसे बस आराम से चलते हुए इंजेक्शन गौतम के हाथ में गाड़ना था और निकल जाना था। काम खत्म। बाकी काम इंजेक्शन के अंदर भरा वो केमिकल खुद करता। वही जहर जो अंजलि के खून में मिलकर उसकी जिंदगी को पल पल कम कर रहा था। वो गुंडा गौतम के पास पहुंचा और उससे इंजेक्शन को मजबूती से पकड़कर गौतम के हाथ पर गड़ा दिया और तेज कदमों से आगे निकल गया। आगे निकलकर उसने इंजेक्शन को चेक किया तो उसकी सुई मुड़ी हुई थी। उस गुंडे को जोर का झटका लगा। उधर गौतम को जब अपने हाथ पर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ, तो उसने तेजी से अपने हाथ की तरफ देखा। इंजेक्शन उसकी कलाई की घड़ी से टकराकर मुड़ गया था। उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें हमलावर को ढूंढने के लिए इधर उधर घुमाई। तभी उसने उसी संदिग्ध आदमी को देखा। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। गौतम को समझते देर न लगी कि यही उसका हमलावर है। गौतम को अपनी तरफ देखता पाकर वो गुंडा भागने लगा। गौतम ने उसे चिल्लाकर कहा, रुक जा वरना। पर वो अब कहाँ रुकने वाला था। जिसे मौत देने आया था वो खुद अब उसकी जान के पीछे था। वो और तेजी से भागा। गौतम ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। गौतम के दिमाग में अंजलि और बच्चों के बारे में सोच सोच कर कई बुरे ख्याल घूम रहे थे। वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे अपनी ओर बढ़ती हुई मौत की आहट भी नहीं हुई। वो गुंडा इंजेक्शन में मौत भरकर धीरे धीरे गौतम के करीब आ रहा था। उस गुंडे के हाथ में मौत थी, फिर भी उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे अपने बॉस की नजरों में हीरो बनना था आज। वो गौतम के एकदम करीब पहुंच गया।
उसने इंजेक्शन का निशाना गौतम के हाथ पर साथ रखा था। उसे बस आराम से चलते हुए इंजेक्शन गौतम के हाथ में करना था और निकल जाना था। काम खत्म। बाकी काम इंजेक्शन के अंदर भरा वो केमिकल खुद करता। वही जहर जो अंजलि के खून में मिलकर उसकी जिंदगी को पल पल कम कर रहा था। वो गुंडा गौतम के पास पहुंचा और उससे इंजेक्शन को मजबूती से पकड़कर गौतम के हाथ पर गड़ा दिया और तेज कदमों से आगे निकल गया। आगे निकलकर उसने इंजेक्शन को चेक किया तो उसकी सुई मुड़ी हुई थी। उस गुंडे को जोर का झटका लगा। उधर गौतम को जब अपने हाथ पर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ तो उसने तेजी से अपने हाथ की तरफ देखा। इंजेक्शन उसकी कलाई की घड़ी से टकराकर मुड़ गया था। उसे तुरंत खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें हमलावर को ढूंढने के लिए इधर उधर घुमाई। तभी उसने उसी संदिग्ध आदमी को देखा। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। गौतम को समझते देर न लगी कि यही उसका हमलावर है। गौतम को अपनी तरफ देखता पाकर वो गुंडा भागने लगा। गौतम ने उसे चिल्लाकर कहा, रुक जा वरना। पर वो अब कहाँ रुकने वाला था। जिसे मौत देने आया था वो खुद अब उसकी जान के पीछे था। वो और तेजी से भागा। गौतम ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। गुंडे ने कुछ दूर आकर पीछे देखा तो उसे गौतम दिखाई नहीं दिया। उसने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी, फिर अपनी धौंकनी जैसी चलती सांसों पर काबू पाने लगा। तभी उसे चीते की तरह उसकी तरफ दौड़ता गौतम दिखाई दिया। उसका हलक एकदम से सूख गया। वो एक गंदी सी गाली बड़बड़ाता हुआ भागा, कमीना। गौतम ने उस पर किसी चील की तरह नजर रखी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर ये आदमी हाथ आ गया तो वो अंजलि तक पहुंच सकता है, बच्चों तक भी पहुंच सकता है और शायद बॉबी तक भी। उस गुंडे को जब गौतम से पीछे छुड़ाने को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने भागते भागते उसी नंबर पर फिर से फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बोल, काम हो गया ना? गुंडा हाफते हुए अटक अटक कर बोला, बॉस बॉस इंजेक्शन मिस हो गया। दूसरी तरफ के आदमी ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है, मिस कैसे हो गया? वो गुंडा बार बार पीछे मुड़कर गौतम और अपने बीच की दूरी को कम होती दिख रहा था। उसने अपने बॉस को फोन पर बोला, बॉस इंजेक्शन की सुई घड़ी पर लगकर टूट गई। बॉस ने फिर से उसे डांटा, अबे तू हाथ क्यों रहा है, आराम से बता। गुंडा बोला, उसने मुझे देख लिया है बॉस, तब से कुत्ते की तरह दौड़ा रहा है मुझे, मैं क्या करूं बॉस? बॉस ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, एक काम कर, तू भागता रहे। गुंडा एकदम से चौंका और बोला, क्या क्या कह रहे हो बॉस, आंखें दर्द कर रही हैं, कब तक भागूंगा मैं? उधर से बॉस ने फिर समझाया और कहा, बस थोड़ी देर और, उसको सीधा अपने एरिया में लेकर आ, ताली को इधर ही लगाएंगे इंजेक्शन। गुंडे के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभरी। उसने फोन पर अपने बॉस को कहा, ओके बॉस, आप इंजेक्शन रेडी रखो, मैं लेकर आ रहा हूँ इस हीरो को। उधर स्वास्तिका की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। अंजलि और बच्चों को ढूंढने के लिए उसने हर संभव जगह तलाश ली पर कुछ पता नहीं चला। हर उस जगह फोन कर लिया जहां उसे अंजलि के होने की संभावना थी। उसके मन में बार बार ये ख्याल आता कि अंजलि और बच्चे किडनैप हो गए हैं। उन दरिंदों ने अंजलि को आखिरकार छीन ही लिया हमसे। फिर वो इस ख्याल को अपने जहन से झटक देती है क्योंकि वो इसे मानना नहीं चाहती थी। वो कभी खुद को कोसती कि वो क्यों उस वक्त अंजलि के साथ नहीं थी और कभी भगवान को कि वो क्यों अंजलि को इतना दुख दे रहा है। उसने मन में सोचा, पिछली बार तो अंजलि को गौतम ने वक्त पर बचा लिया था, पर इस बार तो वो भी नहीं था, और इस बार तो उसके दोनों बच्चे भी हैं उसके साथ। ओह गॉड प्लीज हेल्प देम। उन सब की हालत को इमेजिन करते ही उसका पूरा जिस्म कांपने से लगता है। उसने मन में कई बार भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी दोस्त और उसके बच्चों की हिफाजत करे। स्वास्तिका की गाड़ी लगातार शहर के हर कोने में दौड़ रही थी। उसने होटल, हॉस्पिटल, पार्क की कई चक्कर लगा लिए थे, लेकिन रिजल्ट जीरो। अंजलि, वंश और विवान का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला था उसे। वो रास्ते में लोगों को रोक रोक कर अंजलि और बच्चों की फोटो दिखाती, उनसे पूछती कि क्या किसी ने भी उन्हें कहीं देखा।
लेकिन सभी लोगों के सर इनकार में हिल जाते। हर कोशिश के असफल होने के बाद उसने अपनी गाड़ी को एक जगह रोक दिया। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर निकाल दी। वो स्टीयरिंग में जोर जोर से अपने हाथ मारने लगी। उसके हाथ मारने से गाड़ी का हॉर्न बार बार बजता जा रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग हैरानी और क्यूरियोसिटी से उसकी गाड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर स्वास्तिका ने एक गहरी सांस ली और खुद पर काबू पाया। वो जैसे खुद से ही कह रही थी, I'm sorry अंजलि, कहाँ है तू? प्लीज वापस आ जा। उसकी आंखें भीग गई थी। क्या आज उसने अपनी अकेली दोस्त को खो दिया था? वो क्या करे? पुलिस को बताए। तभी उसको महालक्ष्मी देवी का ख्याल आया। उसने सोचा, पता नहीं आंटी पर क्या गुजरेगी जब अंजलि और बच्चों के गायब होने की खबर सुनेगी। वो वैसे ही अंजलि की तबीयत को लेकर परेशान रहती है, बट उनको बताना तो हो गए। शायद वो बता दे किसी नई जगह के बारे में जहाँ अंजलि जा सकती है। मैं किसी तरह की लास्ट उम्मीद को भी नहीं छोड़ूंगी। ये सोचकर उसने महालक्ष्मी देवी का नंबर डायल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फिर सोचा कि उन्हें फोन पर बताया तो उन्हें इस शौक से संभालने वाला वहां कोई नहीं होगा। नहीं, उसे उनके घर पर जाकर ही उनसे पूछना चाहिए। और फिर है भी तो बहुत नजदीक उनका घर। स्वास्तिका ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनके घर की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में महालक्ष्मी देवी के घर के बाहर पहुंच गई थी स्वास्तिका। उसने एक बार फिर अपने मन को मजबूत किया अंजलि के गायब होने की खबर उसकी माँ को देने के लिए। उसने डोरबेल बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें शौक से खुली रह गईं। वो बस अंदर के नजारे को कुछ पलों तक देखती ही रह गई। उसके चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई थी। उसने घर के बाहर से ही जल्दी से अपना फोन निकाला और गौतम का नंबर डायल किया। उधर गौतम उस गुंडे के पीछे भागते भागते एयरपोर्ट से काफी दूर निकल आया था। वो गुंडा उसे अपने पीछे हाईवे पर भगा रहा था। तभी वो गुंडा अचानक रोड क्रॉस करने लगा। गौतम अपनी धुन में था। वो चुंबक सा उसके पीछे भागा। हाईवे पर आती तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराते टकराते बचा गौतम। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने रोड क्रॉस करते हुए फोन जेब से निकाला। ये कॉल स्वास्तिका का था। उसने तुरंत फोन उठाया और बोला, हेलो स्वास्तिका, जल्दी बोलो, मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ। उसे पक्का अंजलि के बारे में मालूम है। स्वास्तिका के फोन से विवान की आवाज आती है। हेलो पापा। गौतम विवान की आवाज सुन के एकदम से चौंक जाता है। वो एकदम से रुक जाता है। सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी वाला उसे बचाते हुए गाड़ी निकालता है और एक भद्दी सी गाली देता है। गौतम कहता है, विवान तुम कहाँ हो बेटा, और अंजलि कहाँ है? विवान कहता है, हम सिर्फ नानी के घर पर है पापा। गौतम को ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार सांस ली हो। उसने विवान से कहा, मैं आ रहा हूँ बेटा। इस पल के बाद गौतम वहीं से वापस पलटा और भागने लगा, लेकिन अब उसके भागने की दिशा एयरपोर्ट की तरफ थी। उस गुंडे ने पीछे पलट कर देखा तो गौतम उल्टी दिशा में भाग रहा था। उसका दिमाग चकरा गया, पर गौतम को अब फ्लाइट के छूटने से पहले एयरपोर्ट पहुंचना था। और वो पहुंचा भी, क्योंकि विमान की आवाज ने उसके पैरों को पंख दिए थे। उधर ड्राइंग रूम में अंजलि स्वास्तिका की लताड़ सुन रही है। स्वास्तिका उस पर चिल्ला रही है। वो कहती है, तुझे पता है मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। बिना किसी को बताए तू यहाँ आ गई। एक बार कॉल तो कर सकती थी ना। फोन लगा रहे हैं, तुम्हारा भी फोन भी नहीं उठा रही है। दिस इज टू मच अंजलि। और वो गुस्से से मुंह बनाकर सोफे पर बैठ जाती है। अंजलि को अपनी दोस्त की डांट सुनकर उस पर लाड़ आ रहा था। वो उठकर स्वास्तिका के पास बैठती है और उसके गले में अपने हाथ डालती है। फिर बोलती है, आई एम सॉरी यार, आई नो, मुझे बताना चाहिए था तुझे, पर मैं बस ऐसे ही मम्मी की याद आई तो उनसे मिलने आ गई और मेरा फोन साइलेंट पर था तो कॉल्स देख नहीं पाई। अंजलि ने घर छोड़ने का कारण स्वास्तिका से छुपा लिया था। उसने नहीं बताया कि रिया और उसकी सास की वजह से वो यूं अचानक घर से निकल गई थी। शायद वो स्वास्तिका को और टेंशन नहीं देना चाहती थी। स्वास्तिका उसकी तरफ देखती है। अपनी दोस्त को सही सलामत पाकर उसका बेचैन मन शांत हो चुका था।
उसने कहा, प्लीज यार, फिर कभी ऐसा मत करना। पता है, जान निकल गई थी मेरी। अंजलि उससे मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वंश और विवान ड्राइंग रूम के कोने में खेल रहे हैं। स्वास्तिका, अंजलि और उसकी माँ चाय पी रहे हैं। बच्चों को एक अलमारी में खिलौने से भरा एक बैग मिलता है। वंश अंजलि को आवाज देता है, मम्मा, कितने सारे टॉयज हैं, देखो। महालक्ष्मी देवी अंजलि की तरफ देखती है। उन्हें अब भी याद है कैसे बचपन में अंजलि और रिया इन खिलौनों से खेला करते थे। रिया को बचपन में वही खिलौने चाहिए होते थे जो अंजलि को मिलता था। अंजलि बचपन में भी तो इतनी उदार थी, वो खुशी खुशी अपने खिलौने रिया को दे देती थी। उन्होंने वो सारे खिलौने संभाल कर एक बैग में रखे हैं कितने बरसों से, और आज उन खिलौनों पर अंजलि के बच्चों की नजर पड़ी। महालक्ष्मी ने बच्चों से कहा, आपको पता है ये सारे टॉयज किसके हैं? वंश ने पूछा। किसके हैं नानी? महालक्ष्मी देवी ने मुस्कुरा कर बताया, आपकी मम्मा के। विवान और वंश के चेहरे पर एक्साइटमेंट वाली खुशी आ गई। विवान ने अंजलि को देखकर हैरानी से पूछा, सच्ची में? अंजलि ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वंश ने अंजलि से कहा, मामा, आप तो बड़े हो गए हो, आप अपने टॉयज हमको दे दो ना प्लीज। बच्चे अपनी क्यूट सी शक्लें बनाकर अंजलि की ओर देखने लगे। अंजलि के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने कहा, ओके माय क्यूटी पाइस, टॉयज आर ऑल योर्स। वेट, मैं आके बैग निकालती हूँ। बच्चों के चेहरे खिल गए। वो दोनों एक साथ बोले, ये मामा के टॉयज अब हमारे। स्वास्तिका उनके बीच का ये प्यार देखकर खुश हो रही थी। अंजलि अलमारी से बैग निकालती है। वो मन में सोचती है, इतना हल्का सा तो है ये बैग, फिर मुझसे उठा क्यों नहीं? वो जोर लगाकर फिर से बैग उठाती है और उसे संभाल नहीं पाती। वो बैग नीचे गिर जाता है। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसके हाथ से बैग गिरता देख वंश कहता है, मम्मा, आप कितने वीक हो गए हो? पहले तो आप कितने स्ट्रॉन्ग थे, इतना छोटा सा बैग तो था ही। वंश ने ये बात यूं ही मासूमियत में बोल दी थी, पर अंजलि को ये अपने दिल पर लग गई। उसके मन में विचार घूमने लगा कि वो सच में वीक हो गई है। वो अब अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही है। वो खुद को किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती। वो खुद को ऐसे बेबस होता नहीं एक्सपेक्ट कर पा रही थी। उसका चेहरा उतर जाता है। वो जैसे सबसे नजर चुराकर अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं चाहती है। अंजलि वॉशरूम जाने के बहाने से वहां से निकल जाती है। बच्चे खेलने में बिजी हो जाते हैं। महालक्ष्मी देवी और स्वास्तिका एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों समझ रहे हैं कि अंजलि वीक क्यों हो गई है। वो समझ गए हैं कि अंजलि की वीकनेस हर रोज बढ़ रही है। उन दोनों का दिल अंजलि की हालत पर पसीजने लगता है। स्वास्तिका मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि गौतम अंजलि की बीमारी का इलाज लेकर ही लौटे।